हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था सिंधु सभ्यता से जुड़ी बातों को, जिनमें हमने उसका विशेषताओं के बारे में देखा था, उसकी खोज के बारे में देखा था कि कैसे उसकी खोज हुई, उसके विशेषताओं के बारे में देखा था कि सिंधु सभ्यता के लोग कैसे रहते थे, उसकी क्या क्या विशेषताएँ थी। आज हम लोग क्या देखेंगे, तो आज हम लोग देखने वाले हैं सिंधु सभ्यता से जुड़ी स्थलों को, जो सिंधु सभ्यता से जुड़ी बातें, उन सब बातों को देखेंगे जो सिंधु सभ्यता से स्थल है, उन सब बातों को देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से जरूरी होगा, और क्या क्या वस्तुएं वहाँ से साक्ष्य के रूप में प्राप्त हुई है, और उन सब स्थलों की क्या क्या विशेषताएं थी। इन सब चीज़ों को आज हम लोग देखेंगे। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आप लोग को पूरे अच्छे से समझ में आ जाएगा। और हाँ, इस वीडियो को देखने से पहले भी आप लोग एक बार इससे पहले जो अपलोड किया गया वो प्लेलिस्ट पे आप लोग को वीडियो दिया गया है, वो देख लीजिए। इसके बाद इस वीडियो को देखिए, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसलिए तो देखिए, सबसे पहला अगर बात करें हम लोग कि यहाँ पर जो हम शुरू में जैसा कि हम बताए थे कि सिंधु सभ्यता से जुड़ी स्थलें 3 देशों से हमारा प्राप्त है, यानी सिंधु सभ्यता 3 देशों में से प्राप्त है। किस किस देश में? तो एक अफगानिस्तान में टोटल 2 स्थान है, और पाकिस्तान में फिर है। पाकिस्तान में करीब करीब 500 से अधिक स्थल अभी तक प्राप्त हो चुकी है। लेकिन हमें पढ़ना सिर्फ उन्हीं सब स्थलों को है जो कि परीक्षा की दृष्टि से जरूरी है, क्योंकि 500 की 500 पढ़ना पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो परीक्षा की दृष्टि से जिनसे परीक्षाओं में पूछा जाता है, उन सब स्थलों को सिर्फ पढ़ना है। और अगर भारत में बात करें तो भारत में कुल 7 राज्यों क्या क्या? जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, इन 7 राज्यों से सिंधुकालीन स्थलें प्राप्त हुई है। तो उन सब स्थलों से जो इम्पोर्टेंट है, उन सब स्थलों को हम लोग पढ़ेंगे, और उन सब स्थलों की क्या विशेषताएं हैं, उन सब चीज़ों को भी देखेंगे। तो ये वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पाकिस्तान से प्राप्त स्थलों को। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, यानी कि सिंध स्टेट पे देखते हैं। तो सिंध स्टेट का अगर बात करें तो सबसे पहले सिंध स्टेट का बात करें तो हम लोग क्या देखेंगे? सिंध स्टेट में सबसे पहला नाम क्या आता है? मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो से जुड़ी बातों को देखेंगे, और मोहनजोदड़ो के उत्खनन के पश्चात प्राप्त स्थलों को भी देखेंगे हम लोग। तो सिंध प्रांत के लरकना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित था। मोहनजोदड़ो जो है ये सिंध प्रांत के लरकना जिले में सिंधु नदी के तट पर दाएं तट पर स्थित है। इसे 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने खोजा है। यह देखने में आध्यात्मिक नगर जैसा प्रतीत होता है। इसे मृतकों का टीला, रेगिस्तान का बगीचा, स्तूपों का शहर जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। इस स्थल का उत्खनन होने पर 7 स्तर पाए गए हैं, जो बाढ़ के कारण 7 बार उजड़ा और बसा है। यहाँ एक अन्नागार मिला है, जो इस सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। यहाँ शवों को जलाने का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है। मलहरिया का प्राचीनतम साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुआ है। यहाँ से प्राप्त एक मुहर में सुमरियम नामों का चित्रांकन है। चांदी का प्राचीनतम साक्ष्य भी यहीं से मिला है। यहाँ चांदी का कलश शिलाजीत पाया गया है। 20 खंभों वाला एक सभा भवन, तांबे का हेयरपिन, कांसे की नर्तकी, बृहत स्नानघर, ईंट एवं 6 भट्टे एवं बुने हुए कपड़े यहीं से प्राप्त हुए हैं। यहाँ से पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, जो 3 मुख वाले देवता जिसको हम लोग कहते हैं, प्राप्त हुई है, जिसके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा, इन सब जानवरें उनके चारों ओर हैं। अब इसका आगे हम लोग देखते हैं सिंध प्रांत से प्राप्त चंद हुदड़ों को देखते हैं। चंद हुदड़ों से जुड़ी बातों को देखेंगे और उनसे देखते हैं। तो देखिए, इसके बाद आता है चंद हुदड़ो। तो चंद हुदड़ों में देखिए क्या कहेंगे चंद हुदड़ों के बारे में। तो यह सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट में बसा है था। यह सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर बसा है। इसकी खोज एन.जी. मजुमदार ने की है। इसकी खोज कौन की है? एम.जी. मजुमदार ने। बहुत बार पूछा जाता खोज के नाम से ही
कि सिंधु कालीन स्थल चंदहुदड़ो की खोज किसने की है? तो इसकी खोज NG मजुमदार ने की है। यहाँ उत्खनन 1935 में मैके के नेतृत्व में हुआ है। देखिए, उत्खनन करता है मैके, लेकिन खोज करता है NG मजुमदार। इस स्थल की किलेबंदी नहीं की गई थी। यहाँ की क्या एक बात है कि इस स्थल की किलेबंदी नहीं की गई थी। जो हम लोग जानते हैं ना कि सिंधुकालीन स्थल जितने प्राप्त हैं उन सब स्थलें दो भागों में बटा हुआ था, एक पश्चिमी टीला, एक पूर्वी टीला। पश्चिमी टीला को क्या किया जाता था? सुरक्षा की दृष्टि से जहाँ अमीर लोग रहते थे वहाँ पर उसके चारों ओर किलाबंदी किया जाता था कच्चे ईंटा से। तो इस प्रकार की यहाँ कोई भी किलाबंदी नहीं प्राप्त हुई है। लेकिन यहाँ पर किलाबंदी मतलब यहाँ पर कोई भी किलाबंदी, चाहे पश्चिमी टीला देखिए चाहे पूर्वी टीला को देखिए, किसी भी टीले पर इसमें किलाबंदी नहीं किया गया है। ठीक है, अब इसके आगे क्या है? तो इसके आगे इसे हड़प्पा सभ्यता का औद्योगिक शहर भी कहा जाता है। इसे हड़प्पा सभ्यता का औद्योगिक शहर भी कहा जाता है क्योंकि यह सीप, मनके तथा मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र था। यहाँ से बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का निशान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। यहाँ मनके, गुड़ियाँ बनाने का कारखाना, सौंदर्य प्रसाधन हड़प्पा सभ्यता के बाद विकसित हुई झुंकर झाकर संस्कृति के अवशेष एवं पकी हुई नालियाँ भी यहीं से प्राप्त हुई हैं। इसके आगे अगर देखा जाए, इससे आगे प्राप्त स्थल क्या है? तो इसके आगे प्राप्त हमें सिंध से पढ़ना है कोडदीजी, यानी कि सिंध प्रांत से 3 स्थलों को पढ़ना है। किस किस स्थलों को? तो मोहनजोदड़ो, चंदहुदड़ो और कोडदीजी, इन 3 स्थलों को। तो 2 स्थलों को हमने बता चुका है। अब आइए देखते हैं कोडदीजी को। तो इसकी खुदाई, कोडदीजी की खुदाई वर्ष 1955 में FA खान द्वारा कराई गई। यह मोहनजोदड़ो के समीप स्थित है। देखिए, मोहनजोदड़ो जैसे रावी नदी के सिंधु नदी के इस प्रकार सिंधु नदी है, तो इस ओर में हो गया, मान ले इस ओर में मान ले ये रावी सिंधु नदी है, इस ओर में हो गया आपका मोहनजोदड़ो और इस तरफ है आपका जस्ट इसका अपोजिट साइड में है कोडदीजी। ठीक है, तो इसके बारे में क्या जानते हैं हम लोग? तो इसकी खोज जो की है वो FA खान द्वारा की गई है। यह मोहनजोदड़ो के समीप स्थित है। चांदी के सर्वप्रथम प्रयोग के साक्ष्य यहीं से प्राप्त होती है और 12 सिंघा नमूना यहीं से प्राप्त है। पत्थर से बना दीवार भी यहीं प्राप्त है, यानी कि पत्थर की दीवार से बना एक गांव को यह क्या किया था? घेराबंदी किया हुआ है, जो यहीं से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं पंजाब को। पंजाब प्रांत में, यानी पंजाब स्टेट पे देखेंगे। पाकिस्तान में स्थित जो पंजाब है उसको देखेंगे। भारत वाले पंजाब अभी नहीं, भारत वाले पंजाब भी आएंगे, लेकिन पहले अभी पाकिस्तान वाले को। तो पंजाब में स्थल सिर्फ एक ही स्थल है। पंजाब में प्राप्त स्थल सिर्फ एक ही है, जिसका नाम है हड़प्पा। तो हड़प्पा से जुड़ी बातों को देखेंगे तो सबसे पहले हड़प्पा के बारे में क्या कहेंगे हम लोग कि यह मांटगुमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित था। इसकी खोज दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 में हुई है, जिसका उत्खनन 1923 से 1924 में माधवराव स्वरूप वत्सकेर ने किया है। देखिए, खोज करता है दयाराम साहनी, और यही हड़प्पा जो है, बताए थे जैसे पिछले वीडियो में भी कि हड़प्पा ही पहला स्थल है जिसे खोजा गया था हड़प्पा कालीन स्थलों में। ठीक है, तो दयाराम साहनी 1921 में इसकी खोज किया और उसका उत्खनन कब हुआ? 1923-24 में माधव स्वरूप वत्स के द्वारा किया गया। यह देखने में प्रशासनिक नगर जैसा प्रतीत होता है। हाँ, बता दें कि सिंधु सभ्यता की 2 ही राजधानियाँ थी। कौन कौन? एक थी हड़प्पा और एक मोहनजोदड़ो। अगर राजधानी की बात करें तो 2 ही थी, लेकिन ऐसे एक राजधानी को माना जाता है लेकिन वो राजधानी नहीं था। देखिए, यह देखने में प्रशासनिक नगर जैसा प्रतीत होता है। यहाँ किलेबंदी की सबसे व्यापक व्यवस्था थी। यहाँ से अन्नागार, बैलगाड़ी प्राप्त हुई है। यहाँ मिट्टी के बर्तन पर लाल रंग चढ़ाया जाता था। मनुष्य के शरीर की बलुआ पत्थर की मूर्ति भी यहीं से प्राप्त हुई है। यह प्रथम स्थल है। यह हड़प्पा कालीन प्रथम स्थल है। यह हड़प्पा कालीन की क्या है? यह
प्रथम स्थल है। यहाँ शवों को दफनाने का प्रथा चलता है। देखिए, मोहनजोदड़ो में जलाने का और यहाँ पर दफनाने का। तो ये सब याद रखिए कि कहाँ पर दफनाने का और कहाँ पर जलाने का चला है। इसके आगे हम लोग देखते हैं अब बलूचिस्तान में। जो तीसरा स्टेट आते हैं वो कहाँ आते हैं? बलूचिस्तान में। तो बलूचिस्तान में जो देखेंगे उसमें तो ज़्यादा कुछ नहीं है। बलूचिस्तान में सिर्फ उसके स्थलों को भी अगर याद रखिएगा तो आपका काम चल जाएगा। ऐसे स्थल तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमें सिर्फ उनके इम्पोर्टेंट स्थलों को देखना है। देखिए, बलूचिस्तान का अगर बात करें तो बलूचिस्तान से प्राप्त 3 स्थल हैं। एक क्या है? एक डाबरकोट। तो डाबरकोट हड़प्पाकालीन संस्कृति के अवशेष यहीं से प्राप्त हुए हैं। डाबरकोट से क्या है? हड़प्पाकालीन संस्कृति के अवशेष यहीं से प्राप्त हुए हैं। बालाकोट, इसका बालाकोट का अगर बात करें तो बालाकोट से आप इतना ही चीज़ याद रख सकते हैं कि भवनों के निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग सर्वप्रथम यहीं किया गया है। उसके बाद तथा सिपों की कार्यशाला यहीं पर है। और क्या कह सकते हैं? सुतका गेडोर। सुतका गेडोर के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो यह सबसे पश्चिमी छोर है। एक तो सबसे पश्चिमी छोर, जैसे कि हमने बताया था, सबसे पश्चिमी छोर इस प्रकार से, ये पूर्वी छोर, ये पश्चिमी छोर। तो ये सबसे पश्चिमी छोर क्या था? बलूचिस्तान में स्थित सुतका गेडोर, जो पिछले वीडियो में बताया था। ठीक है, यह दास्त नदी के किनारे स्थित है। कौन? तो सुतका गेडोर है, यह दास्त नदी के किनारे पर स्थित है। इसके बाद आते हैं हम लोग भारत में। तो देखिए, भारत का अगर बात करें तो भारत में सबसे पहला स्थल अगर देखा जाए तो सबसे पहले ऊपर में देखेंगे हम लोग, कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर से एक ही स्थल को हमें पढ़ना है, जो कि सबसे उत्तरी स्थल है। सबसे उत्तरी स्थल है। देखिए, सबसे उत्तरी, ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। तो ये उत्तरी में है, सबसे उत्तरी छोर है। कौन? तो माडा। जो माडा है ये अखनूर में स्थित है। देखिए, तो क्या कहेंगे? जम्मू कश्मीर में स्थित माडा, यह सबसे उत्तरी स्थल है जो चिनाब नदी के तट पर स्थित है। हाँ, ये कौन सी नदी के तट पर है? चिनाब नदी के तट पर। बस इतना चीज़ आप इसको याद रखिए। उसका बाद रोपड़। तो रोपड़ का बात करें हाँ, इसका अगर पंजाब आ जाइए, इसका सेकंड क्या करेंगे? पंजाब में आते हैं। तो पंजाब हम लोग देखते हैं रोपड़ को। तो रोपड़ को अगर देखेंगे तो रोपड़ में ऐसे पंजाब में प्राप्त स्थलों में से रोपड़ हमें सर पे पढ़ना है, रोपड़ के बारे में पढ़ना है। लेकिन आप याद रख सकते हैं, इसके अलावा भी 2-3 नाम याद रख सकते हैं। जैसे आपका हो गया बाड़ा एवं संघोल, ये सब क्या है? पंजाब में ही स्थित है। तो इन सब नामों का आप याद रख सकते हैं, लेकिन पढ़ना सिर्फ आपको इसके बारे में उत्खनन के पश्चात यहाँ पर जो प्राप्त हुई है उसमें से रोपड़ को पढ़ना है। तो रोपड़ के बारे में हम लोग जानते हैं इससे जुड़ी बातों को। तो रोपड़ पंजाब में सतलज नदी के तट पर बसा था। इसकी खोज ज्ञानदत्त शर्मा ने की है। इसकी खोज ज्ञानदत्त शर्मा ने की है। यहाँ पर कब्र के नीचे शव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। यहाँ पर क्या है कि कब्र के नीचे शव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है, यानी कि इसके बाद हम लोग देखेंगे हरियाणा को। तो इसके बाद हरियाणा से जुड़ी देखते हैं। तो हरियाणा के बारे में देखते हैं। तो हरियाणा में क्या है? हरियाणा में भी हमें जो पढ़ना है उसमें हरियाणा में ऐसे स्थित अगर देखा जाए तो हरियाणा में कुल आप मान सकते हैं एक हरियाणा का बनवाली एक स्थित है। यहाँ से प्राप्त स्थल में से एक स्थित है क्या? बनावाली। और एक क्या है? राखीगढ़ी। और नाम याद रखने के लिए आप रख सकते हैं भगवानपुरा। और एक नाम याद रख सकते हैं इसमें से भगवानपुरा, क्योंकि 2-3 नाम आप याद भी रख सकते हैं, क्योंकि आपको डायरेक्टली स्थल से भी जुड़ा हुआ स्थल से भी पूछ दिया जाता है कि भगवानपुरा किस पंजाब कौन से स्टेट पे पड़ता है? पंजाब पे, हरियाणा पे, राजस्थान पे, गुजरात पे, किसी भी स्थल को दे देगा ऑप्शंस में और बोला जाता है। तो इन सब स्थलों को नाम आप याद रख सकते हैं। हरियाणा से प्राप्त क्या क्या है? बनवाली, राखीगढ़ी और भगवानपुरा। लेकिन हम पढ़ना इसमें क्या है? बनवाली के बारे में खास तौर पर पढ़ना है। तो बनवाली के बारे में हम लोग देखते हैं जुड़ी बातों को क्या कहेंगे। बनवाली हरियाणा के हिसार में घग्गर व उसकी सहायक नदियों के तट पर स्थित है। इसे समृद्ध लोगों का शहर भी कहा जाता है। इसकी खोज 1973 में R.S. विष्ट ने किया है। R.S. विष्ट ने, जिसका फुल फॉर्म क्या है? रविंद्र सिंह वेस्ट। यहाँ से अग्निकुंड, मिट्टी का हल,
धावन पत्र मिला है। यहाँ घोड़ों के अस्थि पंजर भी मिले हैं। ठीक है, यहाँ से घोड़े के अस्थि पंजर भी मिले हैं। तो ये तो हुआ वन वाली। अब इसके आगे हम लोग क्या देखेंगे, राखीगढ़ी को, क्योंकि राखीगढ़ी से थोड़ा सा देखिए, इसके बाद यहाँ पर एक स्थल राखीगढ़ी है, तो इसके बारे में हम बता दें कि राखीगढ़ी ये भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। देखिए, अगर पूरी सिंधु सभ्यता का बात करें, जो कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, इन तीनों ही देशों में प्राप्त जितने भी स्थलें हैं सिंधु सभ्यता में, उन सब स्थलों में अगर बात करें सबसे बड़ी नगर की, सिंधु सभ्यता से प्राप्त सबसे बड़ी नगर की, तो वह मोहनजोदड़ो है। लेकिन अगर भारत में स्थित सबसे बड़ी स्थल सिंधुकालीन सबसे बड़ी स्थल का अगर बात करें, तो वह आपका राखीगढ़ी है। यानी कि भारत में स्थित हड़प्पा कालीन सबसे व्यापक जो स्थल है वो क्या है, राखीगढ़ी। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं क्या, इसके आगे हम लोग देखेंगे राजस्थान। तो राजस्थान से इसे आप देखिए, तो राजस्थान में आप क्या देख सकते हैं, कालीबंगा। राजस्थान से इसे प्राप्त कालीबंगा, और याद रखने के लिए आप बालाथल भी याद रख सकते हैं, राजस्थान से प्राप्त हुआ है बालाथल भी। ठीक है, राजस्थान से बालाथल यहीं से प्राप्त हुआ है। तो कालीबंगा ये राजस्थान से प्राप्त है, जिसके बारे में पढ़ना है। तो देखिए, कालीबंगा को अगर तोड़ के देखें तो ये क्या है, काली प्लस बंगा, जिसका अर्थ होता है काली रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा राजस्थान में गंगानगर या हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित था। इसकी खोज अमलानंद घोष ने किया है। उत्खनन में बीबी लाल एवं बीके थापर के नेतृत्व में किया गया है। इसका उत्खनन का बात करें तो इसकी उत्खनन बीबी लाल एवं बीके थापर के नेतृत्व में हुआ है। यहाँ से मेसोपोटामिया की बेलनाकार आकृति युक्त मुहर मिले हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार यह हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी थी। कुछ विद्वानों के अनुसार इसे क्या कहा गया है, हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी भी कहा गया है। लेकिन यह वास्तव में था या नहीं था उस समय की तीसरी राजधानी, यह कहना मुश्किल है, लेकिन कुछ लोगों ने कहा भी है। तो कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी के रूप में किसे माना जाता है। यहाँ जल निकास प्रणाली का अभाव था। यहाँ से जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं। यहाँ से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। लकड़ी का हल के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर कुछ युग्म समाधियाँ मिले हैं। युग्म समाधियाँ मतलब कि दो जोड़ी, यानी कि दो लोगों, जैसे युग्म का मतलब यानी एक जोड़ी लाशों को दफनाने का जो समाधि है वो प्राप्त यहाँ से हुआ है। इसके बाद हम लोग आते हैं उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का अगर बात करें हम लोग, तो उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में क्या है, तो उत्तर प्रदेश में आपका है आलमगीरपुर, जो कि सबसे पूर्वी स्थल है। हमने बताया था पिछली वीडियो को आप देख लीजिएगा, जो नहीं देखें वो, ताकि आपको पूरी तरह समझ आ जाए। ये पूर्वी छोर है, तो पूर्वी छोर में यहाँ आलमगीरपुर है, जो कहाँ है, उत्तर प्रदेश के मेरठ में। तो इसके बारे में क्या पढ़ेंगे हम लोग, आलमगीरपुर के बारे में। तो यह मेरठ के हिंडन नदी के बाएं तट पर स्थित है। यह सबसे पूर्वी स्थल था। इसकी खोज 1958 में हुई है, जिसमें भारत सेवक समाज का विशेष योगदान रहा। उत्खनन ज्ञानदत्त शर्मा के नेतृत्व में किया गया है। इसका उत्खनन ज्ञानदत्त शर्मा के नेतृत्व में किया गया है। अगर यहाँ से बात करें तो सूती कपड़े एवं कपास के साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। यहाँ से इस चीज़ को भी आप याद रख सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग महाराष्ट्र आते हैं। तो महाराष्ट्र को देखते हैं। तो महाराष्ट्र में देखेंगे तो महाराष्ट्र में भी सिर्फ एक स्थल, जो कि सबसे निचली स्थल है, यानी कि सबसे दक्षिणी छोर है। तो महाराष्ट्र का स्थल क्या है, तो वो है देमाबाद। महाराष्ट्र में स्थित जो स्थल है वो क्या है, देमाबाद। तो इसका सिर्फ आप एक चीज़ याद रख सकते हैं, यह दक्षिणी स्थल है, यह सबसे दक्षिणी स्थल है। और यह याद रखिएगा
कि यह नर्मदा नदी के सहायक नदी एवं नर्मदा नदी के तट पर यह स्थित है। ठीक है, ये चीज आप यहां से याद रख सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग गुजरात में। तो देखिए गुजरात में अगर बात करें तो गुजरात भारत में पाए गए सबसे अधिक स्थल वाला राज्य है। गुजरात जो है वो भारत में पाए गए सबसे अधिक स्थल वाला राज्य है, यानी कि भारत में हड़प्पाकालीन स्थलें जो प्राप्त हुई हैं उनमें से सबसे अधिक स्थलों की अगर बात करें तो सबसे अधिक स्थल गुजरात से प्राप्त हुई है। तो गुजरात से जैसे कि आप स्थलों के बारे में अगर नाम सुनना चाहते हैं तो सबसे पहला नाम जैसे आप मान सकते हैं इसमें लोथल, धौलावीरा, सुरकोटता, रंगपुर, भगतराव, राजदीव, ये सब क्या है, ये सब प्राप्त स्थल है। इसी प्रकार से ढेर सारे और नाम हैं। तो आप यहाँ से क्या क्या नाम रख सकते हैं, यहाँ से पढ़ना इसे हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे लोथल को, धौलावीरा को, सुरकोटता को, फिर रंगपुर को और भगतराव और राजदीव को आप दोनों को नाम याद रख सकते हैं। ठीक है, जो परीक्षा की दृष्टि से कभी कभी पूछा भी जाता है। तो इन दोनों नामों को आप याद रख सकते हैं, लेकिन पढ़ना हमें उन चारों स्थलों से प्राप्त विशेषताओं के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहला स्थल देखते हैं लोथल। तो यह अहमदाबाद जिला के साबरमती एवं भगवा नदी के संगम पर स्थित है। इसकी खोज S.R. राव ने 1954 ईस्वी में किया। इसे S.R. राव ने लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा है। लोथल मिस्र व मेसोपोटामिया के साथ सीधा व्यापार होता था। यहाँ से वृत्ताकार एवं चतुर्थभुजाकार अग्निकुंड एवं गोरिल्ला की मूर्ति, 3 युग्म समाधियाँ, पंचतंत्र की चालक लोमड़ी की कहानी वाली आकृति यहाँ प्राप्त हुई है। चक्की के 2 पाठ, हाथी की दांत की पटरी, रंगाई कुंड, मानव निर्मित बंदरगाह, चावल की भूसी उत्खनन के पश्चात ये सब प्राप्त हुई है। यहाँ से प्राप्त उत्खनन के पश्चात यहाँ से प्राप्त क्या क्या प्राप्त हुई है। तो यहाँ से वृत्ताकार एवं चतुर्थभुजाकार अग्निकुंड, गोरिल्ला की मूर्ति, 3 युग्म समाधियाँ यानी कि वही 3 जोड़ी लाशों की समाधियाँ वहाँ से प्राप्त हुई है। पंचतंत्र की चालाक, जो पंचतंत्र की जो विष्णु गुप्त द्वारा जो रचित जो कहानी है पंचतंत्र वाली, जो चालाक लोमड़ी की नीचे में एक लोमड़ी एक मुंह फैलाए रखती है और ऊपर से एक कोयल के मुंह से चोंच में जो दबाए रोटी रहती है वो चोंच उसको खोलने से वो क्या होता है, रोटी उसका मुंह में गिरता है। उसका आकृति बना हुआ एक पत्थर पे मिला है। चक्की के 2 पाठ एवं हाथी की दांत की पटरी, रंगाई कुंड जो रंगाई के लिए यूज किया जाता है, मानव निर्मित बंदरगाह जिसमें कि क्योंकि जो बिजनेस होता था, जो व्यापार होता था उस समय, वो क्या होता था, एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह जल मार्ग से होता था। चावल की भूसी के भी उत्खनन के पश्चात यहीं से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके बाद स्थल हम लोग देखते हैं। इसके बाद का स्थल हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद का अगर स्थल की बात करें तो इसके बाद का स्थल आप कह सकते हैं, इसके बाद का स्थल क्या है तो धौलावीरा। इसके बाद का स्थल है धौलावीरा। तो धौलावीरा को देखेंगे तो धौलावीरा गुजरात के कच्छ व मनहर धौलावीरा गुजरात के कच्छ में मनहर व मानसहरा नदी के बीच में स्थित है। इसकी खोज JP जोशी ने की है, लेकिन इसकी उत्खनन RS विष्ट के नेतृत्व में किया गया है। धौलावीरा में धौला का अर्थ है सफ़ेद और वीरा का अर्थ है कुआं। यहाँ पर एक सफ़ेद रंग का कुआं मिला है, इसलिए इसका नाम धौलावीरा रखा गया है। यह 3 भागों में विभक्त आयताकार नगर था। सभी नगर क्या था, देखिए हड़प्पा कालीन जितनी भी स्थल थे वे 2 भागों में वो विभाजित थी। एक दुर्ग यानी कि जो पश्चिमी टीला को दुर्ग कहा जाता था और एक पूर्वी टीला। तो पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला इन 2 भागों में बटा हुआ था, लेकिन एकमात्र स्थल धौलावीरा ऐसा प्राप्त है जहां से यह 3 भागों में प्राप्त थी। इस सभ्यता में भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी बस्ती है। इस सभ्यता में यानी कि सिंधु सभ्यता में स्थित जो है, सिंधु सभ्यता में जितनी स्थित भारत में स्थल है उन सब में भारत में स्थित यह सबसे बड़ी दूसरी स्थल है। यहीं पर इस सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम या खेल के मैदान की प्राप्ति हुई है।
यहाँ से एक विशाल तालाब की प्राप्ति हुई है या जल कुंड की प्राप्ति हुई है। इसके अलावे राज्यसभा के अवशेष, नेवले की पत्थर की मूर्ति यहीं से प्राप्त हुई है। यहाँ सबसे सुव्यवस्थित नाली की प्रबंध मिला है। यहाँ की नालियों का निर्माण लकड़ी से हुई है। यहाँ की जो नालियाँ हैं इसकी निर्माण लकड़ियों से हुई है। तो हम लोग देखें धौलावीरा को। अब आगे देखते हैं सुरकोटता को। सुरकोटता में क्या है तो देखते हैं सुरकोटता को। तो सुरकोटता का अगर बात करें तो सबसे पहले इसकी खोज 1964 में जगपति जोशी ने किया है। यहाँ अंतिम स्तर पर घोड़े की अस्थियां मिली है। यहाँ पर विशेष प्रकार की कब्रगाह भी प्राप्त हुई है। इसके बाद हम लोग देखते हैं रंगपुर। तो रंगपुर में क्या देखेंगे तो रंगपुर गुजरात के अहमदाबाद में मादर नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1931 में MS वत्स ने की है और बाद में 1953 में SR राव ने इसकी उत्खनन की है। यहाँ से धान की भूसी, कच्ची ईंटों के दुर्ग, नालियाँ, पत्थर के फलक, मृदभांड इत्यादि की यहाँ से खोज हुई है। क्या क्या? धान की भूसी, कच्ची ईंटों के दुर्ग यानी कि जो किलाबंदी किया जाता था दुर्गों पे, नालियाँ और पत्थर के फलक और मृदभांड, ये सब प्राप्त हुए हैं। पत्थर के फलक का मतलब पत्थर की दीवार आप कह सकते हैं। इसके बाद यहाँ की अगर हम लोग यहाँ हड़प्पा काल व्यापार व्यवस्था की अगर बात करें तो व्यापार व्यवस्था यहाँ की किस प्रकार से थी तो कालीबंगा से प्राप्त मेसोपोटामिया की बेलनाकार आकृति युक्त मुहर से यह प्राप्त होता है कि मेसोपोटामिया तथा सिंधु प्रदेश के बीच घनिष्ठ व्यापार का संबंध था। सिंधु सभ्यता में सिक्के नहीं मिले हैं, जिससे यह मालूम होता है कि यहाँ वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा व्यापार होता था। यहाँ पर जो व्यापार होता था वो किसके द्वारा होता था? वस्तु विनिमय यानी कि वस्तुओं के आदान प्रदान के द्वारा। भारत में चांदी सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता में पाई गई है। अगर हम लोग बात करें यहाँ से व्यापार व्यवस्था के बारे में तो यहाँ से स्थले और यहाँ से आयातित वस्तुएं यानी कि वहाँ से किस किस वस्तुओं को प्राप्त किया जाता था, किन किन वस्तुओं को वहाँ से मंगाया जाता था। तो देखिए अगर बात करें टीन का तो टीन अफगानिस्तान, ईरान जो कि मध्य एशिया के भाग में है, यहाँ से प्राप्त किया जाता था। इसी प्रकार से तांबे का अगर बात किया तो तांबा खेतड़ी जो राजस्थान में है वहाँ से प्राप्त किया जाता था। बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में वहाँ से प्राप्त किया जाता था। उसके बाद अगर बात करें सोना का तो सोना अफगानिस्तान से भी प्राप्त किया जाता था, फारस से भी प्राप्त किया जाता था। जो फारस को ही हम लोग ईरान भी कहते हैं, फारस से भी प्राप्त किया जाता था। फिर कर्नाटक से भी प्राप्त किया जाता था। अफगानिस्तान, अगर अफगानिस्तान का बात करें, इस चांदी का बात करें तो चांदी अफगानिस्तान से भी प्राप्त किया जाता था और फारस यानी ईरान से भी प्राप्त किया जाता था। अगर सीसा की बात करें, सीसा यानी लेड का अगर बात करें तो लेड दक्षिण भारत से प्राप्त किया जाता था एवं ईरान से लाया जाता था और राजस्थान से, इसी प्रकार से अफगानिस्तान से भी लाया जाता था। अगर गोमेद का बात करें तो गोमेद को जो मंगवाया जाता था वह सौराष्ट्र से मंगाया जाता था। उसका लाजवर्द मणि जिसका उपयोग घर बनाने में किया जाता था, तो लाजवर्द मणि क्या होता है जिसका उपयोग घर बनाने में या मनके के निर्माण में किया ही जाता था कुछ हद तक, जो गरीब लोगों के लिए यूज होता था लाजवर्द मणि। तो यह बदखसा प्रदेश जो अफगानिस्तान में स्थित है वहाँ से मंगाया जाता था। सिंधु सभ्यता के पतन के संदर्भ में अगर बात करें हम लोग इसके बाद तो सिंधु सभ्यता के पतन के बारे में अगर बात करें हम लोग तो क्या कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता की पतन की पुष्टि किसी भी तरीके से नहीं हुई अभी तक कि कैसे हुई है, लेकिन इनसे जुड़ी बहुत से लोगों ने बहुत तरह की बातें कही है। तो उन सब बातों को हम लोग याद रख सकते हैं कि किसने क्या कहा, लेकिन किसी का भी आंसर इसमें संतोषजनक नहीं है। इसलिए इसके ऐसे जनरली पूछा तो नहीं जाता है प्रश्न इसमें कि सिंधु सभ्यता की पतन कैसे हुई है, इसी को पूछा नहीं जाता है, परंतु आप याद रख सकते हैं जानकारी के लिए। तो देखिए सिंधु सभ्यता के पतन के संदर्भ में मिली किसी ने भी इसकी पुष्टि सही से नहीं की है। जैसे जॉन मार्शल, मेके,
SR राव के अनुसार बाढ़ के कारण सभ्यता का अंत हुआ है। मार्शल ने यहाँ तक कहा है, जॉन मार्शल ने यहाँ तक कहा है कि मोहनजोदड़ो के बाढ़ के कारण 7 बार उजड़ा और बसा है। मोहनजोदड़ो जो है वो 7 बार उजड़ा और बसा है, परंतु यह भी संतोषजनक नहीं था, क्योंकि सिंधु सभ्यता के बहुत से स्थल नदी के किनारे बसे नहीं थे, यानी कि नदी के किनारे नहीं थे, तो वहाँ बाढ़ आने की कोई संभावना नहीं थी। उसके बाद कहें तो गार्डन चार्ल्स के अनुसार अगर बात करें तो गार्डन चार्ल्स के अनुसार आर्यों के आक्रमण से इस सभ्यता का पतन हुआ है। बाद में मैके, वेलिहार व पिगेट ने इसमें भी अपना समर्थन किया, लेकिन यह भी संतोषजनक नहीं था। उसके बाद अगर केनेडी के अनुसार माना जाए तो केनेडी के अनुसार मलेरिया के महामारी के कारण इस सभ्यता का अंत हुआ है। अगर ऑरेल स्टाइन, अमलानंद घोष के अनुसार अगर माना जाए तो जलवायु परिवर्तन के कारण इस सभ्यता का अंत हुआ है। तो आज हम लोग का सिंधु सभ्यता के बारे में हम लोग देखें, पूरी तरह से आज कंप्लीट कर दिए इसमें। उसके उत्खनन के पश्चात प्राप्त वस्तुओं को देखें, स्थलों को देखें जो परीक्षा दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। और शुरू से लास्ट तक आप लोग को इन दोनों वीडियो को एक बार शुरू पार्ट 1 और पार्ट 2, इन दोनों सिंधु सभ्यता से जुड़ी जो दोनों वीडियो है पार्ट 1 पार्ट 2, इन दोनों को देख लीजिए ताकि आपको पूरी अच्छे से समझ में आ जाए। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, सिंधु सभ्यता से जुड़ी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को लाएंगे, जिसको आप लोग देखिएगा और उसको अपने से फिर करिएगा। ऐसे आप जिस भी सेट को देखिएगा वो सेट आप लोग से बन जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू इतना वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।